हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तैयारी के क्रम में हमने भारत के संविधान का अध्ययन प्रारंभ किया था। हमने भारत के संविधान के अध्ययन के प्रारंभ में हमने भारत का जो उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका है, इसका अध्ययन किया था। और अगर आपको 26 जनवरी 2024 का वीडियो याद हो तो उसमें हमने भारत के संविधान के उद्देशिका का विस्तृत चर्चा किया है। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मतिथि पे 133वां जन्मदिवस के अवसर पर हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 का अध्ययन किया। भाग 1 भारत और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। उसके बाद नागरिकता, भारत का जो राज्य क्षेत्र, जो भारत का राज्य का निर्माण संविधान के द्वारा किया जा रहा है, वहाँ पे कौन नागरिक होंगे, इसको लेकर के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 में यह बताया गया है कि संविधान लागू होने पर भारत के नागरिक कौन होंगे। और अनुच्छेद 11 इस क्रम में महत्वपूर्ण है, जो यह कहता है कि संसद की नागरिकता कानून बनाने की जो शक्ति है उसको ऊपर लिखी गई किन्हीं बातों से, यानी कि अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10 में वर्णित किन्हीं बातों से कोई रोक नहीं होगी। और इसके बाद मूल अधिकार, जो भारत के नागरिक हैं उनको कुछ मानव होने के नाते, कुछ नैसर्गिकता के नाते, मानव के गुण और स्वभाव होने के नाते, एक मानव के सर्वांगीण विकास का होने के लिए कुछ अधिकारों की बहुत ही मूल रूप से आवश्यकता होती है। और इसी को लेकर के समय समय पर अलग अलग चार्टरों के माध्यम से अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। और इसी क्रम में भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के राज्य के नागरिकों को कुछ अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 के अंतर्गत प्रदान किए हैं। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में राज्य की परिभाषा है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, वह राज्य कौन सी संस्थाएं ऐसी आएंगी जिन्हें राज्य माना जाएगा। साधारण परिभाषा के अंतर्गत हमने देखा था कि राज्य के अंतर्गत वो सभी संस्थाएं आएंगी जिसमें या तो सरकार का कंट्रोल होगा या सरकार के माध्यम से वो वित्तीय पोषित होंगी। सरकार का पैसा उन संस्थाओं के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में लगाया जा रहा होगा। और उसके बाद अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 में हमने 6 मूल अधिकारों का अध्ययन किया था। और अब हम भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी भारत का संविधान जब भारत राज्य का निर्माण करता है और उसमें नागरिकों की बताता है कि भारत के नागरिक कौन होंगे, और साथ ही साथ भारत राज्य क्षेत्र का निर्माण करता है और उन्हें कुछ मूल अधिकार प्रदान करता है, तो उसी क्रम में भारत का संविधान जो वर्तमान समय की या भविष्य की जो हमारी सरकारें होंगी, जो हमारी संसद होगी, जो हमारी राज्य होगी, उसको कौन से दिशा में अपने कदम को उठाने हैं, इसको लेकर के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में लिखी किसी भी बात को लेकर के कोई भी नागरिक न्यायपालिका में जा करके याचिका नहीं लगा सकता, जिस प्रकार से उसे यह अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 में कि जो उसको अधिकार मिले हुए हैं उसको, उसकी रक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए वह न्यायालय में याचिका लगा सकेगा। अनुच्छेद 26 यह कहता है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का अर्थ वही होगा जो भाग 3 में है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि यह उन सभी संस्थाओं के ऊपर लागू है जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आते हैं। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अनुच्छेद 37 इस बात को कहता है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि संविधान निर्माताओं ने ये स्पष्ट रूप से यह बात बताई है कि अब भारत का संविधान जो लोक कल्याण के लिए विधि निर्माण का पवित्र कार्य करेगी, वह इन नीति निदेशक तत्वों को अपने ध्यान में रखेगी। अनुच्छेद 38 वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जो भारत के संविधान में समाजवादी राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की गई है। उसी को पूरा करने हेतु अनुच्छेद 38 में पहले ही नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से संविधान इस बात का प्रावधान करता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल विशिष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसी क्रम में अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व राज्य अपने नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार हो। अनुच्छेद 39। और अब आप यह देखेंगे कि भारत की जो संसद है उसने कई नियमों को बना करके, कई अधिनियमों को बना करके आय को लेकर के जो पुरुष और महिला के क्रम में जो विभिन्नताएं होती हैं उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। 39 ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद 39 ग आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सकेंद्रीकरण न हो, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए सामान्य वेतन हो, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। इस क्रम में राज्य को कार्य करने की आवश्यकता है। इसी के साथ बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर पर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। इस क्रम में भी भारत का संविधान काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रहा है, भारत की संसद काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रही है। इसके बाद अनुच्छेद 39 क जो कि फ्री लीगल एड निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 39 का आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, इसे भी भारत की संसद ने अब लागू कर दिया है और आने वाले समय में हम संविधान के अंतर्गत देखेंगे कि ग्राम पंचायतों का किस प्रकार से संविधान ने गठन किया है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। और इसी क्रम में मिनिमम वेजेज एक्ट संसद के द्वारा पारित किया गया। मनरेगा जैसी सोशल स्कीम, एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाई गई कि न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित की जा सके। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 का। और इसी क्रम में सभी मजदूरों, कर्मकारों को अपना संघ बनाने का एक मूलाधिकार भी प्रदान किया गया है। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। और अनुच्छेद 44, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, समान नागरिक संहिता के नाम से इसे हम जानते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। बात यह है कि सिविल संहिता यानी सिविल कोड, सिविल क्या है, तो सिविल और कैसे मामले दीवानी मामले हैं, तो यह हम सीपीसी जब हम विधि की कक्षाओं में पाठ्यक्रम अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे, तब जब हम सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल संहिता का अध्ययन करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि कौन सा सूट दाखिल किया जा सकेगा। तो वहां यह बताया गया है कि सिविल सूट दाखिल किया जा सकेगा। तो सिविल सूट किस बातों को लेकर के दाखिल किया जाता है, तो दो बातों को लेकर के सिविल सूट दाखिल किया जाता है। एक होता है राइट और दूसरा होता है ऑफिस। यानी कि एक ऐसी संहिता है जहां पे अधिकारों और ऑफिस को लेकर के अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन भारत में कई ऐसी जातियां हैं जिनके ऊपर भारत का सिविल प्रोसीजर कोड लागू नहीं होता और उनके जो
ऑफिस और राइट से संबंधित मसले हैं वह उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार ही गवर्न होते हैं। इसको लेकर के भारत का संविधान अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 45 जो यह 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध करता है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि भारत सरकार प्रत्येक अपने शिशुओं को विभिन्न प्रकार के पोलियो ड्रॉप इत्यादि से लेकर के वैक्सीन इत्यादि लगाने का जो सोशल स्कीम चलता है वह इसके अंतर्गत आता है। और इससे पता चलता है कि भारत की संसद और भारत के सरकार या जो अन्य राज्य प्राधिकारी हैं वह इस कार्य में लगे हुए हैं कि वह भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को पूरा कर सकें। इसी क्रम में अनुच्छेद 46 इस बात को कहता है। अनुच्छेद 45 आपके परीक्षा के क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें यह बात कही गई है और इसे कहीं से भी यह कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो मूल अधिकार में राइट टू एजुकेशन 21A अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया है वह 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए है। यानी 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा का अधिकार होगा। और इसी क्रम में मदरसा बोर्ड के एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय आ जाएगा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। और इस क्रम में अभी हाल ही में आपने देखा कि भारत की संसद ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान अनुच्छेद 16 में ऐड करके बनाया है। और समय समय पर ऐसे कई विधियों का निर्माण लोक कल्याण के उद्देश्य से भारत की सरकार और भारत की संसद किया करती है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 में है। यह अनुच्छेद भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि मिड डे मील प्रोग्राम जो भारत सरकार की है यह चलाई जाती है। अनुच्छेद 48 जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल कहा जाता है इस पे, और इस पे कहा जाता है कि दुधारू जानवरों की संरक्षण करना है और कृषि का संरक्षण करना है। भारत जिस तरीके से कृषि प्रधान राज्य के रूप में प्रारंभ से जाना जाता है, उसी कृषि की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है वह बनी रहे और भारत उस गांधी प्रिंसिपल पर, जिस राम राज्य की परिकल्पना गांधी ने की थी, उस पर आगे बढ़ता रहे। अनुच्छेद 48 कहता है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। और इसी क्रम में हमें समझना चाहिए कि जो लोग भी मांस का व्यापार करते हैं उनका यह अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार का व्यापार करें, लेकिन वहीं पे अनुच्छेद 48 के अंतर्गत सरकार जब आती है तो वह प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट एटसेट्रा या एनिमल क्रूएल्टी एक्ट नामक कई विधियों को बनाती है। ऐसी विधि बनाना डायरेक्ट उन बिजनेस करने का जो अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, कहीं ना कहीं उसको वह अल्पीकरण करता है। लेकिन वह विधि संवैधानिक इसीलिए है क्योंकि अनुच्छेद 48 में यह राज्य के ऊपर दायित्व दिया गया है कि वह कृषि और पशुपालन का विस्तार करेगा, दुधारू पशुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 48 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 48 का जब आप ग्रेजुएशन की परीक्षा दे रहे थे तो आपको एक अलग से वैकल्पिक विषय के रूप में पर्यावरण से संबंधित 20-25 प्रश्न पूछे जाते थे। इसमें आपको केवल पासिंग मार्क पाना होता था और यह भी आप एजुकेशन में अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसीलिए पढ़ते थे क्योंकि राज्य के ऊपर जिम्मेदारी है कि पर्यावरण का संरक्षण करे। पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए एक बात यह भी जरूरी है कि राज्य अपने नागरिकों को पर्यावरण से संबंधित जो विषय वस्तु है उसका शिक्षा प्रदान करे। और इसीलिए आप सभी जब आप ग्रेजुएशन में रहते हैं तो आप सभी को पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना होता है। 48 का राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।
संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, बेनन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण से क्या अभिप्राय है, इसको भी हमें समझना चाहिए। जब कभी भी किसी राज्य का निर्माण होता है, यानी कि भारत का संविधान जब भारत राज्य का निर्माण करता है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, तो किसी भी राज्य के लिए उसे चलाने के लिए जब हम ये कहते हैं भारत की उद्देशिका में जब हम ये कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, इसका कहने का अभिप्राय है कि भारत की जो संस्था है, जो भारत के लोग हैं, उनको किस तरीके से चलाया जाएगा। तो एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होगा कि भारत के जो नागरिक होंगे, नागरिक कौन होंगे, जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे, उनको यह मताधिकार होगा कि वह अपने पसंद के किसी उम्मीदवार को चुन करके उसे अपना नेता बना सकें। और यह इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारत की संसद का स्थापना किया गया। भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं, इन सभी का चुनाव होता है। और इसीलिए भारत एक गणराज्य भी है, क्योंकि भारत का जो हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्रपति है, उसका भी चुनाव होता है। यानी कि यह जो हेड ऑफ स्टेट है राष्ट्रपति, और जो लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा हमारी विधायिका है, वह हमारी लेजिस्लेचर है, वह विधि बनाती है। विधि बनाने के बाद जब लोकसभा राज्यसभा से पास होता है तो सारी कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि वह दस्तखत के लिए एग्जीक्यूटिव के पास जाता है और एग्जीक्यूटिव अपने इंफीरियर ऑफिसर के माध्यम से अपने सारे कार्यों को कराता है। राष्ट्रपति जो है वह हेड है अपनी मिनिस्ट्री का, लेकिन मिनिस्ट्री की जो वास्तविक शक्ति है वह प्रधानमंत्री और उसके परिषद में निहित होती है। तो प्रधानमंत्री और उसके परिषद के पास कार्यपालिका की भी शक्ति है, उसके पास आर्मी है, पुलिस है, और जो भी न्याय निर्णय आ रहे हैं या जो भी विधि बनाई जा रही है संसद के द्वारा, उन सभी को कार्यपालिका को ही लागू कराना होता है। अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में मिल जाएगी या न्यायपालिका को कार्यपालिका सम्मान नहीं देगी, तो न्यायपालिका के जो आदेश हैं वह सिर्फ एक कागजी कोरा कागज बन करके रह जाएंगे। और इसीलिए कि न्यायपालिका पे कार्यपालिका का कोई दुष्प्रभाव न पड़े, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का राज्य का कदम उठाएगा। और अनुच्छेद 51 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस क्रम में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य कार्य करेगा। अब इसके बाद भाग 4 मूल कर्तव्य है 51 का। यह क से लेकर के ट तक दी गई है। यह कुल 11 उपबंध हैं मूल कर्तव्य भाग 4 क को लेकर के। अगले भाग में हम भारत की संसद का, भारत की कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे और फिर समझेंगे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण किस तरीके से किया जा सकता है। धन्यवाद।